पेज नंबर 16 पे छोड़ा था, पेज नंबर 16, टॉपिक सरकार का नजरिया। कह रहा है छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के देशों में बढ़ जाने की इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। कह रहे मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मन मर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। लीग कह रही है मन मर्जी का रास्ता कि भैया वो किसी में भी शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या भारत में शामिल हो। क्या रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। सही बात वही बात है, लास्ट क्लास मिस करी ना। रजवाड़े हमने, अगर मैं फिर से बता दूं तो 1947 से पहले जो ये भारत था वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाता, और ब्रिटिश इंडिया में भी दो भाग में बटे हुए थे। एक तो थे ब्रिटिश इंडिया के अधीन रहने वाले नागरिक, और एक थे रजवाड़े, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि राजाओं का एक क्षेत्र, एक रियासत। अगर मैं कहूँ तो ये इसकी एक रियासत है। तो उस टाइम अगर देखा जाए तो 565 रियासतें थी, 565 रियासतें। तो जब देश आजाद हुआ तो उन 565 रियासतों को भी कहा गया कि आप इंडिविजुअल रहकर अपना शासन चलाना चाहते हो तो चलाओ, या भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तो वहीं पर ये बात कह रहा है। तो ये मिसिंग है क्लास में। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे था? मनाने समझाने में अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने निभाई के बाद बोला। अच्छा, निभाई। और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। सही बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अहम भूमिका निभाई है रजवाड़ों रियासतों को भारत में विलय करने के लिए। आज में आसान जान पड़ सकता है कि लेकिन अपने आप में ये बड़ा जटिल काम था। आज हम अगर बात की तो क्या किसी को मिलाना ही तो है, बात ही क्या है, मगर नहीं, उस टाइम के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या थी। इसके लिए बड़ी चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमी की जरूरत थी। कह रहा है कि मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। आज का जो उड़ीसा है उसमें 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, और सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़ों और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। अगर ये आज भी अपना एक अस्तित्व रखते, मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि भारत का नक्शा एक चाय की छन्नी के समान देखने को मिलता। ठीक है, आगे कह रहा है देसी रजवाड़ों की इस चर्चा को तीन बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। ये बहुत अच्छी बात थी कि जो रजवाड़े के लोग थे और रजवाड़ों के लोग प्लस रजवाड़ों के जो राजा भी थे कुछ, वो भारत के साथ विलय अपनी मर्जी से होना चाहते थे। दूसरी बात यह कि भारत सरकार का रुख लचीला था। उन्होंने सख्ती नहीं करी कि किसी को जबरन जबरदस्ती, हाँ कहते हैं जहां पर बल का प्रयोग करना पड़ा वहां किया उन्होंने। कह रहा है कि लचीला था और वह कुछ इलाकों में स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थी, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में हुआ। भारत सरकार ने विभिन्नताओं का सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए रुख अपनाया। यानी कि यार मेरे को आपको मुझको अपने में शामिल करना है, तो कुछ छूट कुछ रियायत आपको मैं अगर देता हूँ और आप लोग मेरे को शामिल होते हो तो मैं अपने लिए कहूँगा कि मेरे लिए वो अच्छा है। अगर मेरे को कुछ रियायत कुछ फैसिलिटीज अगर मैं कहूँ तो, अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, हम क्या बात करते हैं ना कि जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। हालांकि मोदी जी के 370 हटाने के बाद जो भी विशेष क्या कहता हूँ विशेष औहदा जम्मू एंड कश्मीर को मिला था
अब वो हट गया। अब वो एक सामान्य राज्य, जो भारत के जितने भी राज्य तो जैसे हैं सामान्य है, वो भी एक सामान्य राज्य बन गया। तो आगे कह रहा हूँ, बात को ध्यान से समझना। कह रहा है कि तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचातान जोर पकड़ रही थी कि भैया किस क्षेत्र को कितना घेरा जाए, किसकी सीमा कहां से कहां तक होगी। और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठा था। सही बात है, क्योंकि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, उन लोगों ने ये देखा कि लड़ाई तो मिली हमें त्रासदा के साथ, धर्म की लड़ाई लड़ने के बाद अब ऐसा ना हो कि हमें अपने घर के अंदर ही धर्म की फिर से एक लड़ाई लड़नी पड़े। तो कोई भी यही चाहता बिल्कुल नहीं था। क्या शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। समझ गए बात को? मालूम चल गया कि भैया ये सीमा भारत की है और इस सीमा से हमारा रजवाड़ा पड़ोसी लग रहा है, पड़ोसी रजवाड़ा बन रहा है। तो वो रजवाड़ा ऑटोमेटिकली, अब ये तो कहेगा नहीं कि नहीं भैया इसको पार करके मैं पाकिस्तान में मिलना चाहूंगा, तो भारत में उन्होंने अपने आप ही विलय कर दिया। क्या अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। शामिल होने के लिए सहमति पत्र, विलय पत्र जिसे कहते हैं। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। क्या इस पर हस्ताक्षर का अर्थ है कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि वो भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं। अब बात आ जाती है, देखो यहाँ पर जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। 565 रियासतों के अंदर इन 4 रियासतों का जो नाम लिया गया, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकियों को इतना मुद्दा नहीं बनाया गया, यानी कि इनको विलय करने में भारत की सरकार को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुश्किलात, क्या शब्द का यूज, बहुत अच्छा लगा। मुश्किलात अगर देखा जाए तो इनके मसले को हल करना पड़ा। क्या इस अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलय के मामले पर गौर करेंगे। ठीक है, किस किस पे गौर करेंगे? हैदराबाद और मणिपुर। कश्मीर के विलय के बारे में आप अवश्य चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, मैं अपने नोट्स के अंदर प्रवाह दूंगा। अब आ जाओ हैदराबाद। ठीक है, ध्यान समझना। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तान के इलाके से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। देख लो, हैदराबाद के शासक को अंडरलाइन कर दो, क्या नाम था उनका? निजाम था। और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। भाई अमीर था, बड़ा था, ताकतवर था, तो उसके मन के ख्वाब थे कि हम अपनी रियासत को किसी के अंडर में क्यों डालें, इंडिविजुअल रहकर हम अपने शासन व्यवस्था को चलाएं। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहरहाल रखने का एक समझौता किया। ध्यान समझना, यथास्थिति, इस शब्द को समझ लो। 1947 में, एग्जाम्पल के तौर पर, 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद से विलय के लिए गए। वो गए और हैदराबाद के निजाम ने कहा कि आपकी बात मुझे अच्छी लग रही है, बट मुझे ना टाइम दो सोचने का। मुझे सोचने का टाइम दो, मुझे दूसरे पक्ष से भी बात करने दो, यानी कि पाकिस्तान से बात करने दो। होता नहीं है कि भैया मैं अगर ऑप्शन, हाँ, ऑप्शनिटी किसके पास ज्यादा अच्छी आ रही है, तो उनको ऑप्शनिटी सोचने के बारे में टाइम दो कि मैं किसके पास जाऊं, किसके पास नहीं। तो वही कहने का मतलब, किसी को मना करना है तो हम
किसी ना किसी बात का बहाना तो देंगे ही ना। निजाम ने यथावत, जो वर्ड आया यहाँ पे, यथावत बहाल यानी कि 1 साल का विराम मांगा, 1 साल का, और कहा कि जैसी स्थिति 1947 से पहले हैदराबाद की थी वैसी की वैसी ही स्थिति रहेगी। यानी कि हैदराबाद जैसे अपने आप में रियासत था वैसा का वैसा रहेगा, उस पर किसी का आधिपत्य, रोक टोक कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अपना शासन व्यवस्था चलाता था वैसी की वैसी मेरी चलती आएगी। मगर 1 साल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे मिलना है या नहीं मिलना है। यहाँ तक समझिए बात। तो वही बात कह रहा है कि यथास्थिति बहरहाल रखने का एक समझौता किया, और उसका क्या हुआ, एक समझौता हुआ कि 1 साल तक आप कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। क्या ये समझौता 1 साल के लिए था। लो बात हुई आगे। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बात जारी रही, बीच में हल्की फुल्की बातें हाय हेलो होती रही कि भैया कल ये डे है तो विश कर दूं, जो भी है। आगे क्या, इस दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए गुड न्यूज थी, गुड न्यूज। यहाँ पे रोक कर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, निजाम मुसलमान, लेकिन निजाम की जो जनता थी वह हिंदू थी ज्यादातर। नोट्स में है 80% जनसंख्या वहां की हिंदू थी। अब वहां पर अगर जनता का विरोध हो, हमें भारत में शामिल होना है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये तो भैया गुड है हमारे लिए, अच्छा है। तो वो जो आंदोलन हुआ वो हमारे लिए अच्छा था। आगे बढ़ते देखो, एक सोच बता रहा हूँ मैं, हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते ही नहीं है अगर देखा जाए तो, कि वो अच्छा था या नहीं था, मगर ये अंदरूनी बात हुआ करती है। आगे कह रहे जोर पकड़ा, और तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खासतौर पर दुखी थे। किसान क्या थे? दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए, और महिलाएं निजाम के शासन से सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया, यानी कि धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। कह रहा कि आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक, ध्यान से सुनिए पॉइंट, इसको अंडरलाइन करो, अर्ध सैनिक बल रवाना किया। अर्ध सैनिक बल यानी कि किसी भी आंदोलन को कुचलने के लिए, यानी कि अब वो तरीका आप लोगों को तो मालूम ही है कि जनता ये भी ना हो कि ये हमें कुचलने के लिए आ रहे हैं, अब वो आंदोलन कुचला भी जा सके, कुचला भी जा सके। कह रहा है कि अर्धसैनिक बल रवाना किया, इसे रंजाकार कहा जाता है। अंडरलाइन करो 1 मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट है ये। रंजाकार नाम है, उस दल का नाम रंजाकार कहा जाता था। रंजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर अव्वल, यानी कि उनका जो धर्म है उनके लिए वही स्पेशल, उसके बाद कोई धर्म के लिए खास महत्व वो नहीं थे। रंजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया, और रंजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा बलात्कार पर उतार हो गए। यानी कि जो गैर मुस्लिम लोग थे उनके साथ ये अत्याचार होने लगा। 1948 के सितंबर में, अब देखना बात ध्यान से, यहाँ 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची, और कुछ रोज तक
रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। यहाँ पे बुक को इस तरीके से शॉर्टकट में लिखा रखा है, नोट्स के अंदर इसकी कहानी को और ऐड किया गया है कि भारत ने अर्धसैनिक बल का खात्मा करने के लिए एक निजाम को अल्टीमेट दिया कि इसको खत्म कर दे और जनता जिसमें खुश है वो काम को करे। निजाम ने भारत की बात को इग्नोर कर दिया। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा नाम वही सा काम। जहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ दंड क्या कहते हैं, साम दंड भेद, तो भाई निजाम नहीं चाहता था कि हमारे से प्यार मोहब्बत की बातें हो, और उसके साथ सीन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। हमारी सेना ने उनको हराया और उसके आत्मसमर्पण के साथ ही अपने आप तो ये बात होगी कि अब तुझे करना पड़ेगा, विलय होना पड़ेगा, तो वो भारत में विलय हो गया। हैदराबाद से कोई प्रॉब्लम? पक्का बात समझ में? जब नोट्स करेंगे उसके अंदर देखेंगे क्या क्या और छोटी छोटी बातें देखने को मिलेंगी। अब आ जाओ मणिपुर। ठीक है, मणिपुर क्या है? माय गॉड, नीचे देखो कितने मस्त बैठे हुए आरती के पापा। जाता नहीं आ रहा भैया। चलो ठीक है, अभी पिक्चर पे बैठा हो देखो तो। अब मैं ये भी नहीं कह सकता ये इसके या किसी और के पापा। चलो जी, चलता है आगे। ना उठिए मत आप। कह रहा है मणिपुर, कह रहा है कि आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चार जो स्टेट बताए जा रहे हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल 1 मार्क्स के क्वेश्चन, हाँ इसी पे डिपेंड है, और कहते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से अच्छे तरीके से बनेगी। क्या आजादी के चंद रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वतंत्रता, ध्यान से लो, देख लो, ये स्वतंत्रता का मतलब आजादी, बात वही पर आ गई कि मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इट मींस वो शामिल होना चाहते हैं, मगर एवज यानी कि बदले में, भाई आप मेरे में शामिल हो रहे हो तो आपने कुछ मांगा होगा या मैं आपको कुछ दे रहा हूं उसके बदले में एवज की भैया आपको ये सहूलियत दी जाएगी। तो वही कह रहा है एवज, यानी कि इसके एवज में उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वतंत्रता बरकरार रहेगी, यानी कि आप हमें शामिल हो जाओ, आप जैसे रूल रेगुलेशन अपने राज्य में चलाते हो, ऐसे रियासत में चलाते हो, आप वैसे ही करो, हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होगी। ठीक है, कह रहे जनमत के दबाव में, मैंने एक लाइन कहा तो नहीं कि मैं नहीं। कह रहे जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ और मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम मैसक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। क्या मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर में चुनाव हुए, सरकार बनी, तो विधानसभा बनी। अगर देखा जाए तो विधानसभा में सरकार बैठती है, तो उस विधानसभा में वही बात करें, विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे, क्योंकि भैया अगर सरकार बनी है तो विपक्ष दल भी होगा, विपक्ष दल का रवैया कुछ और होगा विलय को लेकर। जो सत्तारूढ़ सरकार है
उसका नजरिया कुछ और होगा। तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि मणिपुर को विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। वो नहीं चाहते थे कि भारत में मिला जाए। क्या मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने में समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली और मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी रणनीति चली, उसमें वो कारगर साबित हुए और मणिपुर जिसकी विधानसभा में ये एक विषय का मुद्दा बन गया, क्या हमें भारत में शामिल होना चाहिए या नहीं। कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई द्वारा किया गया कार्य वो सार्थक साबित हुआ और विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा लिए। कोई प्रॉब्लम? तो ये टॉपिक खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप भी लोग भी मिलो नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।